पैट्रिशिया डिक। अंक 15। मैं जब वापस स्टेशन पहुंचा, वहां का सारा माहौल बदला हुआ पाया। मुझे देखते ही गिरधारी भैया का साथी सुमेरु ताना मारते हुए बोला, कहो बच्चा, कितनी दक्षिणा मिली गुरुजी से? मैंने सहज ढंग से उत्तर दिया, भैया गुरुजी को दक्षिणा दी जाती है, ली नहीं जाती। मैंने तो उनसे एक भी पैसा नहीं लिया है। मेरी इस बात की प्रतिक्रिया कुली समाज पर अच्छी नहीं हुई। यह जानकर कि मैंने एक मोटा आसामी उनके हाथ से मुफ्त में जाने दिया, वे मुझ पर बरस पड़े और बोले, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, लेकिन हमारी कमाई में क्यों भाजी मारते हो? हमारे आगे तो घर गृहस्थी है। तुम्हें पुण्य कमाने का इतना ही शौक है तो जाकर किसी मंदिर में बैठ जाओ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, किंतु बात बिगड़ती चली गई। मेरे अक्षम्य अपराध को कुली समाज माफ करने को तैयार नहीं था। अगले दिन से सभी कुलियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। उनका यह असहयोग कुछ हद तक जायज भी था। इस घटना से पहले भी मैंने कई बार यात्रियों का काम मुफ्त में कर दिया था। इससे उनकी मजदूरी मारी गई थी। प्रिंसिपल साहब वाली घटना से तो उनके सब्र का बांध ही टूट गया। उन्होंने मुझे धमकाते हुए मेरे स्टेशन पर काम करने पर रोक लगा दी। मेरा रोना गिड़गिड़ाना कोई काम ना आया। अपना निर्णय सुनाकर वे चलते बने। मैं वही स्टेशन के बेंच पर बैठा बैठा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगा। तभी गिरधारी भैया वहां आ पहुंचे। मेरी बगल में बैठकर मेरी पीठ सहलाते हुए बोले, ये तो होना ही था बचुआ। खुद भी नहीं कमाओगे और दूसरों को भी नहीं कमाने दोगे तो वे तुम्हें क्यों बर्दाश्त करेंगे? खैर, जो हुआ सो हुआ। अभी तो ये लोग बहुत गर्म है तुम पर, इसलिए इनसे अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। मेरा सुझाव है कि तुम अभी 3-4 दिन घर पर ही बैठ जाओ। जब ये ठंडे पड़ जाएंगे तो मैं इन्हें समझा लूंगा। गिरधारी भैया की सांत्वना से मेरी हिम्मत लौट आई। मैं उनके साथ घर को चल पड़ा। भैया के मुंह से स्टेशन पर घटी घटना सुनकर भौजी ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया सब ठीक कर लेंगे। तुम कुछ दिन घर पर ही रहो, हमारा भी मन लगा रहेगा। अगले दिन से मैंने काम पर जाना बंद कर दिया और घर पर ही समय गुजारने लगा। मुझे खाली बैठा देख भौजी भी मेरे पास आ बैठती और बतियाने लगती। उनकी ज्यादातर बातें या तो मेरे विवाह के बारे में होती या स्त्री पुरुष संबंधों पर। मैंने यह भी नोट किया कि भौजी बातों बातों में जानबूझकर अपना आंचल गिरा देती या किसी और बहाने से अपना भड़काऊ बदन मुझे दिखाने की चेष्टा करती थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। रोज गिरधारी भैया के काम पर चले जाने के बाद ही भाभी नहाने को बैठती थी। कमरे के कोने में ही एक मोरी थी जिसमें आड़ के लिए 2.5-3 फीट की छोटी सी दीवार थी। वे उसी की आड़ में निर्वस्त्र होकर बैठ जाती और नहाते हुए मुझसे बातें करती रहती थी। मैं लिहाजवश उस समय कमरे से निकलकर दरवाजे की चौखट पर आ बैठता था। एक दिन उन्होंने नहाते समय मुझे आवाज दी, लल्ला, मैं अपनी ब्लाउज भूल आई हूं, जरा दे तो जाओ। मैं ब्लाउज लेकर अंदर पहुंचा तो उन्हें पूर्ण निर्वस्त्र मोरी में खड़े पाया। ब्लाउज लेने के बहाने वे लपक कर मुझसे आ लिपटी और अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। उनकी इस हरकत ने मुझे स्तंभित कर दिया। दूसरे ही क्षण मैंने स्वयं को उनकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, होश में आओ भौजी, ये क्या कर रही हो? ये पाप है, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए मैंने उन्हें परे धकेला और कमरे से बाहर निकल आया। बहुत देर तक मैं निरुद्देश्य सड़कों पर घूमता रहा। वापस घर लौटने की इच्छा नहीं हुई। भौजी को मैंने सदा आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा था, पर आज इस रूप में देखकर मेरा मन घोर वितृष्णा से भर उठा। मेरे लिए तो भाभी मां समान थी, मगर भाभी की नीयत कुछ और ही थी। ऐसे में अब उस घर में रह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरी हालत धोबी के कुत्ते सी हो गई थी, जो न घर का था न घाट का। काम पर जा नहीं सकता था और घर में रहना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में जाऊं तो कहां जाऊं, यही सोचते हुए मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा आंसू बहाने लगा। तभी
राउंड पर निकले स्टेशन मास्टर साहब वहां आ पहुंचे। मुझे देखकर वे पूछने लगे, क्या बात है गोपाल, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने उन्हें कुलियों के विरोध की पूरी बात बता दी और कहा, साहब ये लोग मुझे यहां कुली का काम नहीं करने देंगे। अगर आप मुझे कहीं और काम दिला दें तो आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। स्टेशन मास्टर बड़े दयालु प्रकृति के थे। काम के प्रति मेरा उत्साह और लगन देखकर वे सदा मुझसे प्रसन्न रहते थे। मेरी बात सुनकर बोले, चलो मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हें आज से ही काम पर रखवाए देता हूं। मेरे एक रिश्तेदार आने वाले हैं, उनकी अपनी इंजीनियरिंग कंपनी है, तुम्हें वहां हेल्पर का काम मिल जाएगा। वो तुम्हारे लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि तुम वहां रहकर कुछ टेक्निकल काम भी सीख सकोगे। अपने वचन के अनुसार स्टेशन मास्टर साहब ने मुझे उसी दिन अपने रिश्तेदार की कंपनी में हेल्पर का काम दिला दिया। मैं जी जान से इस नए काम में जुट गया। सुबह कंपनी में झाड़ू लगाने से लेकर मशीनों की सफाई, माल की लोडिंग अनलोडिंग, हाथ गाड़ी से कंपनी की डिलीवरी लाने ले जाने से लेकर और भी जितने काम हो सकते थे मैं खुशी खुशी करता रहता था। इस कारण कंपनी के मालिक से लेकर मैनेजर तक सभी मुझसे बहुत खुश रहते थे। उनकी ही मेहरबानी से मैं 2-2.5 वर्षों में ही कंपनी का एक कुशल कारीगर बन गया। कंपनी में जब भी कोई काम किसी से बिगड़ जाता, तुरंत मेरी पूछ होती और उस काम को सुधारने का दायित्व मुझे सौंपा जाता। मेरी कुशलता पर सभी को विश्वास था। मेरी तरक्की के पीछे भी काम के प्रति मेरी निष्ठा और लगन थी। एक दिन मैंने मार्केटिंग के लिए स्वतंत्र रूप से एक मशीन बनाने का फैसला किया। इसका मटेरियल सिलेक्शन, डिजाइनिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग आदि सब कुछ मैंने किया। मशीन बन जाने पर हमारी कंपनी में खलबली सी मच गई क्योंकि यह मार्केट में मिलने वाली अन्य मशीनों के मुकाबले आधी कीमत पर तैयार हो गई थी और गुणवत्ता में मार्केट की मशीनों से बेहतर थी। मेरे इस कारनामे से प्रसन्न होकर जनरल मैनेजर ने मुझे इनाम और शाबाशी देते हुए कहा, गोपाल तुमने तो कमाल ही कर दिया। कौन सोच सकता था कि जो लड़का कल तक कंपनी में झाड़ू लगाता था वह ऐसा काम भी कर सकेगा। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भीतर छुपी प्रतिभा का कमाल है। अगर तुमने कहीं इंजीनियरिंग पास की होती तो बड़े बड़ों के कान काटते। बस उसी दिन से मेरे मन में इंजीनियरिंग करने की तीव्र लालसा जाग उठी। एक दिन मैं जीएम साहब के घर जा पहुंचा और उनसे विनती करते हुए बोला, सर आपकी उस दिन की शाबाशी से मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ हूं और इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूं, पर उसके लिए इंटर पास होना जरूरी है। मैंने सुना है आपके भाई साहब साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अगर आप सिफारिश करके मुझे वहां एडमिशन दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर जीएम साहब बोल पड़े, फिर हमारी कंपनी का क्या होगा? तुम्हारा काम कौन करेगा? मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा, इसका एक उपाय है सर, मैं दिन में पढ़ाई करूंगा और रात में काम करूंगा। मेरी ये बात जीएम को जच गई। उन्होंने अपने भाई द्वारा मेरा एडमिशन साइंस कॉलेज में करवा दिया। तापस तुम तो जानते ही हो कि मेहंदी पिसने पर रंग लाती है और सोना तपने के बाद कंचन से कुंदन बनता है। मेरी मेहनत भी रंग लाई। जीएम साहब ने इंटर का रिजल्ट न्यूज़पेपर में देख लिया था। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर छपा था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए और कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, सर इसका श्रेय आपको ही जाता है। उन्होंने कहा, इसका श्रेय तुम्हारे कठिन परिश्रम को जाता है। कहते हैं ना, मेहनत से अनहोनी भी होनी बन जाती है और यदि इरादा पक्का हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूम लेती है। बेटा इसी लगन से पढ़ाई में जुटे रहो। तुम्हारे मेरिट लिस्ट में आने की खुशी में आज शाम मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम्हारा वहां आना जरूरी है। शाम को मैं जीएम साहब के घर पहुंचा। घर में ऐसी चहल पहल थी मानो उनका खुद का बेटा मेरिट लिस्ट में आ गया हो। उनके बड़े भाई साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी अपनी बेटी एवं पत्नी सहित वहां पधारे हुए थे। कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने भी मुझे खूब बधाई दी। उनकी बेटी प्रभा को तो मैं पहले से ही जानता था क्योंकि वो मेरी क्लासमेट थी, किंतु उनकी पत्नी से मैं पहली बार मिल रहा था।
उस गहमा गहमी के बीच मैंने एक बात नोट की कि न जाने क्यों हमारे साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी पत्नी बार बार मुझे बड़े गौर से निहार रहे थे। मैंने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। खान पान खत्म हुआ। मैंने जीएम साहब से कंपनी लौटने की इजाजत मांगी तो वे कहने लगे, कल मैं तुम्हें लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शिवचरण ओझा के पास चलूंगा और आगे की पढ़ाई की बात करूंगा। ओझा जी का नाम मेरे लिए एकदम अपरिचित था, लेकिन जब तिवारी जी के साथ उनके बंगले पहुंचा तो मुझे पता चला कि प्रिंसिपल ओझा कोई और नहीं बल्कि वही सज्जन थे जिनका सामान मैंने एक दिन कुली के रूप में उनके बंगले में पहुंचाया था। मुझे देखते ही वे बोल उठे, अरे तुम वही गोपाल कृष्ण हो ना, जिसने स्टेशन से हमारा सामान यहां तक पहुंचाया था। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, हां सर, वही हूं। वे मुझसे पूछने लगे, इतने दिनों तक तुम कहां थे बेटे? मैं तो तुम्हें तलाश करने एक दो बार स्टेशन पर भी गया था, पर वहां तुम्हारा कोई पता नहीं चला। मेरे साथ आए जीएम साहब ने मेरी कुलीगिरी छोड़ने के बाद से लेकर अब तक की सारी कथा उन्हें संक्षेप में सुना डाली और कहा, ओझा साहब, ये लड़का बड़ा ही मेहनती और मेधावी है। अगर इसे आपका आशीर्वाद मिल जाए तो यह कुछ न कुछ बन जाएगा। यह सुनकर ओझा जी ने कहा, जीएम साहब, उस दिन इसे पहली बार ही देखकर न जाने क्यों मेरे मन में विचार आया था कि यह लड़का बड़ा होनहार है। आज इसका रिजल्ट देखकर मुझे अपना अनुमान सच होता नजर आ रहा है। बताइए, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? जीएम साहब ने कहा, सर, ये इंजीनियरिंग करना चाहता है। इसका एडमिशन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया जाए? उनकी बात पूरी होने से पहले ही ओझा साहब कह उठे, इसका एडमिशन तो मैं अपने ही कॉलेज में करूंगा और इसकी कोचिंग भी मैं खुद कर दिया करूंगा, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत खर्चीली होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही जीएम साहब बोल उठे, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सारा खर्च मैं वहन करूंगा। मेरा तो कोई बेटा है नहीं, मैं इसे ही अपना बेटा मानता हूं। जीएम साहब की बात सुन मेरे हृदय में उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई और मैं जीवन भर के लिए उनका ऋणी बन गया। यथा समय मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मैं जीएम साहब के घर पे ही रहकर पढ़ाई करने लगा। तापस, तुम तो कॉलेज लाइफ से परिचित हो। यदि कोई लड़का ब्रिलियंट हो और भगवान ने उसे अच्छा रूप रंग दिया हो तो उसके इर्द गिर्द लड़कियां तितलियों की तरह मंडराने लगती हैं। ये दोनों गुण मुझ में थे, इसलिए मुझसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। उनमें सबसे आगे थी हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी प्रभा तिवारी। कभी नोट्स एक्सचेंज करने के बहाने तो कभी अपने चाचा का समाचार लेने के बहाने और कभी अपने पिता द्वारा मुझे याद किए जाने के बहाने वह मुझसे बातें करती और मेरे नजदीक आने की कोशिश किया करती थी। यदि कॉलेज में भी उसका जी नहीं भरता तो वह मुझसे मिलने अपने चाचा के घर आ धमकती थी। उसका यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में मैं नहीं कह सकता था, किंतु मैं अपने हृदय में बसी भवानी की जगह उसे बिठाने में असमर्थ था। जब प्रभा का इश्क पागलपन की हद पार करने लगा तो एक दिन मैंने उसे सचेत करते हुए कहा, प्रभा, इश्क का आग दरिया है, इस आग से मत खेलो। इस खेल को जिसने भी खेला उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। गालिब का शेर है ना, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इसकी जीती जागती मिसाल मैं स्वयं हूं। भवानी के विरह में मैं रोज तिल तिल कर जल रहा हूं। इस रोग को मत पालो। ये कहते हुए मैंने अपने इश्क की पूरी दास्तान उसे सुना डाली और कहा, मैं उसे भुलाने की लाख कोशिश करता हूं पर वो भुलाए नहीं भूलती। जब उसकी याद आती है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। भवानी की तलाश में मैं आज तक भटक रहा हूं और न मालूम कब तक भटकता रहूंगा। प्रभा, शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं, पर मैं तुम्हें भवानी की जगह नहीं दे सकता। मेरी बातों का मर्म समझकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माना कि तुम मुझे भवानी की जगह नहीं दे सकते, लेकिन हम सच्चे मित्र तो बन सकते हैं। मैंने जवाब दिया, हां, क्यों नहीं।
इस घटना के बाद हम दोनों अच्छे मित्र बनकर जी जान से पढ़ाई में जुट गए। हमारे कठिन परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम में हम दोनों फर्स्ट क्लास पास हुए। एमटेक की पढ़ाई में बाजी मारते हुए मैंने गोल्ड मेडल पाया और प्रभा ने सिल्वर। प्रिंसिपल और कॉलेज के सारे अध्यापक हमारी सफलता पर गौरवान्वित थे। मेडल प्रदान किए जाने के समारोह में ओझा साहब ने मेरे परिश्रम एवं लगन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब मुझे मेडल प्रदान करने का अवसर आया तो मैंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरी इस उपलब्धि का सारा श्रेय तो हमारे जीएम श्री राधे श्याम तिवारी जी को जाता है। मैं आज उन्हीं की बदौलत इस उपलब्धि का हकदार बन पाया हूं। यदि वे मेरे गले में इस मेडल को पहनाए तो मुझे अपार खुशी होगी। मेरी बात सुनकर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जीएम साहब को मंच पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने बड़े प्यार से मंच पर आकर गोल्ड मेडल मेरे गले में पहनाया और मुझे हृदय से लगा लिया। तापस, इस तरह मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण हुई। इसके उपरांत काफी जद्दोजहद करने के बाद मैं बॉम्बे में अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी स्थापित करने में कामयाब हो गया। अस्पताल में अपनी पत्नी की बगल में बैठा मैं इन्हीं सब विचारों में डूबा हुआ था। तभी पत्नी की नींद टूटी और वह मुझसे कहने लगी, अजी सुनते हो, पैट्रिशिया कहाँ है? उसके पुकारने से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने उससे पूछा, कुछ चाहिए क्या? उसने फिर पूछा, पैट्रिशिया कहाँ है? मैंने कहा, फ्रेश होने के लिए घर गई है। उसने कहा, ठीक है, मैं बस यही जानना चाहती थी, उसे भी आराम की जरूरत है। उसी समय चाक चौबंद पार्वती भी वहां पहुंच गई। आते ही उसने प्रभा से पूछा, कोई प्रॉब्लम है दीदी? प्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हो तो प्रॉब्लम कैसी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पार्वती मेरी ओर उन्मुख होकर बोली, देखो सुनील, मैं तुम्हारी बात मानकर घर गई, रेस्ट किया और नहा धोकर वापस आ गई। अब तुम भी मेरी बात मानकर घर जाओ। तुम तो जानते हो डिलीवरी में अभी टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर आओ। मैंने कहा, पर प्रभा। वह बीच में ही मेरी बात काटती हुई कह उठी, दीदी को मैं संभाल लूंगी, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुम्हें फोन कर दूंगी। अब तुम जाओ, कहकर उसने लगभग बलपूर्वक मुझे धकेलते हुए घर लौटने पर विवश कर दिया। घर आकर मैं जो बिस्तर पर गिरा तो घोड़े बेचकर सोता रहा। जब सूरज सर पर चढ़ाया तो हड़बड़ा कर उठा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा। मन में इस बात की ग्लानि थी कि मैंने इतनी देर तक प्रभा और पार्वती की कोई खबर नहीं ली थी। पर हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा प्रभा और पार्वती खूब मजे से बातें कर रही थीं। मेरे पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद एक नर्स ने आकर हम लोगों से कहा, देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो बाहर जाकर बातें करें। आपके मरीज को आराम की सख्त जरूरत है। जब तक आप लोग यहां बैठे रहेंगे वे सो नहीं पाएंगे। नर्स की बात पर मैं और पार्वती बाहर चले आए और उसी बेंच पर जाकर बैठ गए जहां पार्वती ने अपनी कहानी प्रारंभ की थी। पार्वती के पूरे अतीत को जानने की जिज्ञासा कल रात से ही मेरे मन में अकुला रही थी। प्रभा के सो जाने के कारण मैं उसकी ओर से निश्चिंत था। इसलिए मैंने पार्वती से कहा, पार्वती, अब तुम मुझे अपने आगे की कहानी सुनाओ। जब तक मैं तुम्हारी पूरी कहानी नहीं सुन लूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगी। मेरी हट पर पार्वती कह उठी, अच्छा बाबा, सुनाती हूं। उसने बोलना शुरू किया, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैंने तापसदा को बॉम्बे ब्रांच का मैनेजर बनाकर यहां भेज दिया था। उन्होंने यहां का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। एक बार तापसदा मुझे बॉम्बे ब्रांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने कलकत्ता आए तो मैंने हंसकर तापसदा से पूछा, आपके पास जादू की कोई पुड़िया है क्या जो आपने देखते ही देखते इतनी तरक्की कर डाली? उन्होंने भी मेरी बात का जवाब हंसी में ही देते हुए कहा, हाँ पार्वती, मेरे पास सचमुच एक अलादीन का चिराग है और उसका नाम है गोपाल कृष्ण। उसके बाद तापसदा ने गोपाल कृष्ण की तारीफ के इतने पुल बांधे
कि मैं गोपाल कृष्ण के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठी। तापसदा ने बताया कि रेलवे के एक ऑर्डर की ग्राइंडिंग करवाने के सिलसिले में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस जॉब का मेहनताना मैं 1.5 लाख तक देने को तैयार था, उसे उसने सिर्फ 50,000 में कर दिया था। गोपाल कृष्ण बड़ा ही अनोखा इंसान है। वह हमेशा कहता है कर्म ही उसकी पूजा है। कर्तव्य को वह कर्तव्य न कहकर कर्तव्य कहता है और उसकी व्याख्या देते हुए कहता है कर तब अर्थात पहले कोई काम करो तब उसकी चर्चा करो। सिर्फ चर्चा में क्या रखा है। सचमुच मुझे तो लगता है कि इंजीनियरिंग का कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। मैं मुश्किल से मुश्किल ऑर्डर लेता जाता हूं और वह चुटकियों में उसे पूरा करता जाता है और अपनी वाजिब मजदूरी से 1 पैसा भी ज्यादा चार्ज नहीं करता। तापसदा के मुंह से गोपाल कृष्ण की बड़ाई सुनने के बाद मैंने उससे कहा, तापसदा, भाग्य से ही आपके हाथ ऐसा आदमी लग गया है। ऐसे कर्मवीर और सद्विचार वाले आज के युग में कहां मिलते हैं। आप इन गोपाल कृष्ण को कभी अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। इन्हें अपना सच्चा मित्र बना लीजिए। मैं भी उनसे मिलने को बहुत उत्सुक हूं। सुनील, इसके बाद मैं हालांकि 2-3 बार बॉम्बे आई, किंतु हमारे मिलने का संयोग ही नहीं बन सका। एक बार तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिजी थी और दूसरी बार किसी फॉरेन डेलीगेशन से अपॉइंटमेंट था। अब मुझे क्या मालूम था कि गोपाल कृष्ण के रूप में मेरा सुनील मुझसे मिलने आया है, वरना मैं तो भगवान से भी अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती। पार्वती की बात सुनकर मुझे याद आया कि एक समय मैं काफी मुश्किल में फंस गया था। अन्य कंपनियों के साथ साथ जेम्स का सारा आउटसोर्सिंग का काम मेरे यहां आ जाने के कारण मुझे अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना पड़ा था। कई महंगी महंगी मशीनें खरीदनी पड़ गई थी और कंपनियों से समय पर पेमेंट न मिलने की वजह से मैं बड़ी लंबी देनदारी में डूब गया था। तापस भी कलकत्ते में था, उससे भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं क्या न करूं। जब ड्यू डेट बिल्कुल सर पर आ गई तो एक दिन मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के जेम्स पहुंचा कि किसी भी तरह अकाउंट में जाकर अपना पेमेंट निकालने की कोशिश करूं। जेम्स पहुंचने पर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वहां खुद तापस ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत करते हुए कहा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो दोस्त। मैडम भी हमारे साथ आई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाए। मैंने प्रसन्नता से कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात हो जाएगी। तापस ने मुझे अपने कैबिन में बिठाया, चाय मंगवाई और कहा, तुम चाय पियो मित्र, मैं मैडम से तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम करवाता हूं। इतना कहकर वो जो गायब हुआ तो उसने 2 घंटे तक लौटने का नाम ही नहीं लिया। इसके बीच उसका प्यून 2-3 बार चाय ठंडा सर्व कर गया। जब तापस लौटा तो उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी सी झलक रही थी। उसने कहा, माफ करना यार, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैडम अपने बिजी शेड्यूल से 5 मिनट निकालकर ही तुमसे मिल लें, लेकिन वे इतनी बिजी हैं कि किसी भी तरह टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गोपाल कृष्ण जी से मेरी ओर से माफी मांगना और कहना जब अगली बार बॉम्बे आऊंगी तो उनसे जरूर मिलूंगी। मैंने तापस से कहा, चलो यार कोई बात नहीं, अगर वे बहुत बिजी हैं तो अगली बार सही। यार उनसे मिलने की बात तो अचानक निकल आई। उनसे मिलने की उम्मीद लेकर तो मैं आया भी नहीं था, पर तुम किसी तरह से मेरा कुछ पेमेंट करवा दो यार। मैंने ये सारी बात एक ही सांस में शायद इस अंदाज में कही होगी कि तापस के मुंह से हंसी छूट पड़ी। वो हंसता हुआ कहने लगा, जरा दम लो दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा सारा पेमेंट आज ही एक चेक से हो जाएगा। ये कहकर उसने तुरंत अकाउंटेंट को मेरा पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया। हम दोनों कुछ देर बातें करते रहे, तभी अकाउंटेंट ने चेक लाकर मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, सॉरी सर, आपका पेमेंट कुछ डिले हो गया है। नेवर माइंड, मैंने कहा और तापस से विदा लेकर वहां से निकल आया। मुझे अपने विचारों में खोया देखकर पार्वती अचानक पूछ बैठी, सुनील तुम सुन भी रहे हो या कहीं और खो गए? अपने भाग्य की विडंबना पर एक करुण मुस्कुराहट ली मैंने कहा, सुन रहा हूं पार्वती। सुन ही नहीं रहा,
बल्कि अपने दुर्भाग्य के सागर में गोते लगाते हुए सोच रहा हूं कि एक छत के नीचे 2-3 घंटे एक साथ बिताने के बाद भी मैं तुमसे नहीं मिल सका। कितना अभागा हूं मैं। वह बोल उठी, सुनील, तुमसे ज्यादा अभागिन तो मैं हूं, जिसने दरवाजे पर आए अपने सौभाग्य को स्वयं ही ठुकरा दिया। अब आगे अगले अंक में।